1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, अरे 25 वाह, 26 क्या 27 बात है। 28। ये लोग तो बड़े मजे से काउंटिंग कर रहे हैं। बच्चों, काउंटिंग करना कितना आसान हो गया ना। लेकिन क्या आपको पता है कि जब पुराने टाइम में नंबर्स नहीं थे तो लोग कैसे काउंटिंग करते थे? अगर ये आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पुराने समय में जब लोग अपने गायों को या किसी एनिमल्स को चराने के लिए जाते थे, कहीं बाहर लेके जाते थे, तो उसकी काउंटिंग जो है वो स्टोन के थ्रू यानी कि पत्थर के थ्रू करते थे। जैसे कि एक गाय है तो एक स्टोन, दो गाय हैं तो दो स्टोन, वैसे ही तीन गाय हैं तो तीन स्टोन, इस तरह से काउंटिंग वो करते थे। और जब गाय वापस लौट के आती थी तो उसे भी काउंटिंग करते थे कि जितने गाय हैं उतने पत्थर है कि नहीं। अगर पत्थर एक्स्ट्रा बच गए इसका मतलब कोई ना कोई गाय जो है वो गायब हो गया है। इसके बाद काउंटिंग का एक लेवल और बढ़ा। उसके बाद जो बोन्स होते थे यानी कि जो हड्डियां होती थी उसमें मार्किंग करके जो पतली पतली लाइन ड्रॉ करके वो काउंटिंग करते थे। और जब ज़्यादा काउंटिंग करने होते थे तो काउंटिंग में उनको दिक्कत होती थी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने ग्रुप्स में काउंटिंग करना स्टार्ट किया। ग्रुप्स आई मीन कि ग्रुप्स में काउंटिंग मीन्स कुछ लाइनें बना दी और उसको क्रॉस कर दी, यानी कि 4 लाइंस बना दिए और उसको जब क्रॉस कर दिए यानी कि 5 के ग्रुप्स लेके काउंटिंग करने स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ग्रुप्स में जब काउंटिंग किए तो वहाँ से काउंटिंग करना थोड़ा सा आसान हो गया, जिसे हम टैली मार्क भी कहते हैं। उसके बाद फिर काउंटिंग के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए, जैसे के लिए 1 के लिए इस तरह का सिंबल, 2 के लिए इस तरह का सिंबल, 3 के लिए इस तरह का सिंबल, और ये सब सिंबल के थ्रू ही वो काउंटिंग करना स्टार्ट किए, जिसे हम बेबीलोनियन नंबर्स कहते हैं। उसके बाद टाइम आया रोमन का। तो रोमन ने भी बहुत सारे नंबर्स बना लिए, जैसे कि आपको तो पता ही होगा 1 2 3 4 5 इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन्स के फॉर्म में, ये आपने पढ़ा ही होगा और अभी भी पढ़ ही रहे होंगे। तो लेकिन जब रोमन ने ये सारे नंबर्स को डिफाइन किया अपने रोमन के फॉर्म में, तो इसमें कुछ दिक्कतें आई। दिक्कतें ये आई कि जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, यानी कि जब किसी नंबर्स के पावर में अगर कोई नंबर हो यानी कि बहुत बड़ा नंबर हो, उसे शो करने में बहुत दिक्कत हुई। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो है नंबर, वह बहुत बड़े नंबर को लिखने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आया इंडियन नंबर सिस्टम, और ये सारे नंबर्स बना डाले, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसे आप डिजिट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्या हैं? डिजिट्स हैं। तो इससे भी बहुत सारे नंबर्स बनाए गए, लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम आ गया कि बहुत बड़े नंबर्स कैसे बनाए जाए। तो उसके बाद जो है इंडिया में ज़ीरो का डिस्कवर हुआ। अब इस ज़ीरो के आने से बहुत बड़े बड़े नंबर भी बना पाते थे। सपोज हमने 1 लिख दिया, उसके आगे बहुत सारे हमने ज़ीरोज़ लगा दिए तो एक बहुत बड़ा नंबर बन गया। तो इस तरह का ज़ीरो का यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे क्या हैं? यही तो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, जो हम यही बताना चाह रहे थे आपको। ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स है। अगर इस नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये आपका होल नंबर बन जाता है। और इस होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये नंबर जो है आपका इंटीजर बन जाता है, जिसे हम z से शो करते हैं। और अगर इस नंबर में अगर देखा जाए कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसे इवन नंबर नाम दे दिया गया, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे ऑड नंबर नेमिंग कर दिया गया, और जो नंबर 1 और खुद से ही ओनली डिवाइड होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर which is divided by only 1 and itself, it is called a prime number। और जो नंबर 1 and खुद के अलावा भी अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और कोई नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 1/2 1/3 2/3 एक्सेट्रा। इस तरह के जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं। और वो नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, √2 √3 √5 एंड पाई एक्सेट्रा, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों हमने इतने सारे नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स के बारे में देखा। तो बच्चों आपको इस नंबर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो ही गया होगा। तो बच्चे रुकिए, अभी रुको जरा, सबर करो।
ये तो ओनली ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। E Point builds a desire for learning. हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश देवांगन एंड वेलकम टू ई पॉइंट स्कूल। तो बच्चों, आज के वीडियो कंटेंट है जिसमें कि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि कुछ देर पहले आपने देख ही लिया है। सारे नंबर्स को हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेमा एंड एल्गोरिदम, जिसकी हम डेफिनेशन आपको बताएंगे कि आखिर लेमा और एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ठीक है, तो आप टर्म 1 के एमसीक्यू की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ये तो हो गया। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, तो ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने हैं। साथ ही सम एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे और जनरल एमसीक्यू कराएंगे। जैसे कि आप एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके जनरल एमसीक्यूज होंगे, और साथ ही कॉम्पिटेंसी एंड असर्शन रीजनिंग के एमसीक्यू भी हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? बच्चों, रियल नंबर वो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या कह रहे हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अगर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो अगर देखा जाए तो मैंने लिया यहाँ पर 1/2 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 की वैल्यू जो है वो 0.5 हो जाएगी, यानी कि 0 पॉइंट के बाद जो है वो डेसिमल रुक गया, डिजिट जो है वो रुक गया। 5 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाए, इसका मतलब है कि वो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे इसमें और देखिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आ जाए तब क्या होगा दोस्तों? जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तब ये चेक करेंगे कि वो रिपीटिंग है कि नहीं, रिपीटिंग या रिकरिंग है कि नहीं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, सपोज मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पर हम देते हैं। सपोज 1/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0.333 सोन इस तरह से मिल रहा है। तो अगर आप देखा जाए तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 333 बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है, बार बार आते जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है, और साथ ही रिपीट हो रहे हैं डेसिमल, इसलिए ये क्या होंगे आपके? रिकरिंग, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह के जब डेसिमल आते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, आगे देखें इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ ही अगर वो नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है तब उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। किस तरह से? अगर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 पॉइंट आप लिख दिए, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ नंबर्स आ रहे हैं। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो यहाँ पर इसका एंड नहीं हो रहा है, और जब एंड नहीं हो रहा है और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के कुछ नंबर्स आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इस तरह के डेसिमल आपको जब मिलते हैं इरेशनल नंबर कहेंगे। हालांकि आगे की एक्सरसाइज में आप इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही जानकारी आप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हुआ भैया? यहाँ तो एमसीक्यू आ गया। ठीक है, जिस चीज की आप इंतजार कर रहे थे वो चीज आ गया, यानी कि हमने अभी कुछ पढ़ा और इस पे एमसीक्यू आ गया। देखिए क्या कह रहा है एमसीक्यू? एवरी इरेशनल नंबर्स आर, अभी मैंने कुछ आपको समझाया। ठीक है, तो जितने भी इरेशनल नंबर है वो किस तरह के होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो रैशनल नंबर होता है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग हो रहा है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं, ये तो रैशनल नंबर होते हैं। हमको तो इरेशनल पूछ रहा है यहाँ पर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, अब ये आई बात यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आगे समझ में?
तो बच्चों आंसर सी करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक आंसर तो करेक्ट हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू का आंसर हुआ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे देखें एल्गोरिदम हम लीमा के बारे में कह रहे हैं। तो लेमा क्या होता है यहाँ पर, लेमा कह रहा है, लेमा क्या होता है आखिर, देखते हैं जरा लेमा क्या कहता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि कोई स्टेटमेंट है उसके थ्रू किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ किया जा रहा है, ठीक है। कोई चीज हमको गिवन है, सपोज हमको पता है कि 3 + 1 जो है वो 4 होता है, ये हमको पता है, बात हमको पता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं 4 में 1 को माइनस कर दूं तो हमको मिल जाएगा 3। तो 3 में हमने 1 ऐड किया, 4 मिल गया। अब इस 4 का यूज करते हुए हमने एक और स्टेटमेंट बना दिया। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो लेमा होंगे। क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है बच्चों, याद रख लो लेमा के बारे में कह रहे हैं। लेमा मतलब कब होगा, कब होगा लेमा, अनदर स्टेटमेंट जब प्रूफ होगा। देखो, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इस बात को याद रख लो, क्या पता ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ओके, तो देखते हैं यहां पर एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं हम। एल्गोरिदम क्या होते हैं, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप्स, स्टेप्स कह रहे हैं यहां पर, विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम अगर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किस किस स्टेप के थ्रू उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो एल्गोरिदम होता है। सपोज कोई भी चीज आप ले लेते हैं, जैसे कि चाय तो आपको बनाना आता होगा, या आपको पता होगा चाय किस तरह से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें पानी डालना पड़ेगा कि चाय ऐसी बन जाएगा। पानी हमने डाला, चाय बन गया, होता है क्या, नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसमें हम पानी डाल दिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म कर दिए, चाय पत्ती डाल दिए, शक्कर डाल दिए, दूध डाल दिए, ठीक है। इस तरह के क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है। पानी के बाद अब शक्कर डाल दिए तो वो चाय बन जाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। उसके पर्टिकुलर क्या है, स्टेप्स हैं। एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, इस तरह से। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे पास लास्ट में चाय बन जाएगा और उसे हम पी भी लेंगे। ओके, तो ये है एल्गोरिदम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते जाते हैं और लास्ट में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आप याद रख लेंगे, हिसाब अल जबर, ठीक है। ये इनके थ्रू इसको हम जो बुक था, फ्रॉम अ बुक ही रॉट कॉल्ड हिसाब अल जबर, यहां से अलजेब्रा बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, आगे देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आ गया लेमा क्या होता है। लेमा तो हमने पढ़ लिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स ने क्या लेमा दिया था, the given positive integer a and b, there exist a unique integers q and r satisfying a is equals to b q plus r। बच्चों इसे अच्छे से आप दिमाग में बैठा लो, रट घोल के उसको पूरा पी जाओ, पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। a is equals to b q plus r, और एक चीज और दिया हुआ है, r की वैल्यू जो है वो 0 से इक्वल और ग्रेटर हो सकती है और b से लेस हो सकती है। ये चीज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका लेमा है। अब किस तरह से ये लेमा है, देखते हैं किस तरह से। कोई भी एक चीज हम लेते हैं, सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां पर 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तब क्या हो सकता है, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस किया इसको, हमारे पास आ गया 1। लिखेंगे कैसे बच्चों इसको, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो क्या करेंगे, आपने एक चीज यहां पर पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कुछ जाना पहचाना सा आपको नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, बिल्कुल ये कुछ जाना पहचाना सा है।
इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, जिसे हम हिंदी में शेष भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है, और ये आपका क्या है, कोशेंट है। बच्चों तो ये आपको पता है ना, तो लिखेंगे कैसे इसको, किस तरह से लिखेंगे, देखो डिविडेंड कितना है हमारे पास 5, तो यहां हमने 5 लिख दिया। डिवाइजर कितना है 2, हमने यहाँ 2 लिख दिया। कोशेंट कितना है 2, यहाँ हमने 2 लिख दिया। प्लस लास्ट में क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 है, तो हमने ऐसा लिख दिया। तो बच्चों ये जो फॉर्म दिख रहा है यही तो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है यही तो फॉर्म है। ये आपका हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा यही तो बता रहा है। ठीक है, देखो आपको पता था पहले से ये फॉर्मूला, और वही चीज यूक्लिड डिवीजन लीमा निकला। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, और हम हमेशा इसको ऐसा याद रखेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर r जो है, ये r जो शो कर रहा है वो रिमाइंडर को शो कर रहा है, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारे पास b है यानी कि डिवाइजर है उससे कम होगी और 0 से ग्रेटर होगी, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ये जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, समझ आ गई बात। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आया तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम। अरे वाह, फिर से आ गया क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो क्या है यहाँ पर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक integers and are satisfy which of the following of Euclid's division lemma। तो बताइए, अगर आपको a और b इंटीजर्स गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स, q और r आपको गिवन है, तो किस तरह से सेटिस्फाई करेगा, कौन सा कंडीशन इसमें से यूक्लिड डिवीजन लीमा को सेटिस्फाई करेगा, बताइए। देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है क्या बच्चों, देखो देखो देखो, कहीं पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मिल गया, कहाँ बच के जाएगा, मिल गया। यहाँ पर a जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, एक और आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा states that for any two positive integers a and b there exists a unique integer q and r such that a is equals to b q plus r। अच्छा, पिछले में हमने ऑप्शन में टिक लगाया था a is equals to b q plus r में, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है where r must satisfy। r क्या सेटिस्फाई करता है, अगर ये कंडीशन गिवन है r क्या सेटिस्फाई करेगा, 0। बच्चों यहाँ से ध्यान रख लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, ये हमको गिवन है ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, तो ऑप्शन b जो है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपको पता चल गया, कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं और वो प्रॉब्लम लास्ट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वही है टू ऑब्टेन द HCF ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज हम कब करते हैं, जब हमको किसी भी टू नंबर्स का, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही है। इसके दोस्त जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये पीछे नहीं छोड़ने वाला, यहां पर फिर से आ जाएगा वो। देखो स्टेप वन कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है, लेमा टू a एंड b, सो वी फाइंड द होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b q प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ तो आपको जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है ना, ये आपका जाना पहचाना है। अब यहां क्या करना है आपको, देखो अगर ध्यान दे, यहां पर सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं, कोई भी एक एग्जांपल, यहां मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पर 7 डिवाइडेड बाय 3, तब क्या होने वाला है,
7 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, 7 को 3 से डिवाइड किए तो 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, वहाँ 1 बच गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम किस तरह से लिखेंगे, 7 इज इक्वल्स टू, जैसे कि इसके पहले हमने लेमा देखा उसमें हमने जैसे लिखा था वैसे ही हमको लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आता है डिवाइजर इंटू 3 इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना है 2 है, प्लस रिमाइंडर, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। एक स्टेप और करना है इसमें। देखो क्या कहा गया है, इफ r इज इक्वल टू 0, r 0 आया क्या, नहीं आया, r 0 नहीं आया तो इस स्टेप को और आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, देखो r अगर 0 नहीं आया है तो फिर से जो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, जो 1 बचा हुआ है उससे हम इस 3 को, जो हमारा डिवाइजर था उसको हम डिवाइड करेंगे। तो कितना होगा, 1 3 जा 3 आ गया। अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल्स टू, हमने डिवाइजर कितना लिया, डिवाइजर 1 लिया, इंटू हमारे पास क्वेश्चन कितना है 3 आया, प्लस 0 रिमाइंडर आएगा। देखो बच्चों अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया, r इज इक्वल्स टू 0, तो HCF ऑफ A एंड B इफ द अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R, ठीक है, D क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो आ गया हमारे पास, इसमें देखो हमारे पास जो है ये 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या बोला, कंटिन्यू द प्रोसेस द रिमाइंडर इज 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को करते जाना है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, रिमाइंडर अगर 0 हो गया इसका मतलब है कि हमारा जो डिवाइजर था, हमारा जो डिवाइजर आया था, कितना आया था डिवाइजर, अब देखिए अगर ये देखो, ये जो हमारा डिवाइजर था जिससे हम डिवाइड किए थे, ये वाला, वो हमारा HCF हो जाएगा। बात ध्यान रखेंगे, जिस डिवाइजर के कारण रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिस डिवाइजर के कारण उस टर्म में, उस स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो डिवाइजर आपका HCF होगा। तो ये 1 जो है आपका HCF हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल आ गया यहां पर, देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है। ये कह रहा है कि 2q जो है वो इवन इंटीजर है और 2q plus 1 जो है वो ऑड इंटीजर है, ये हमको शो करना है। कैसे शो करेंगे इसको, देखते हैं कैसे शो करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा bq plus r, कुछ जाना पहचाना लग रहा है जी, बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा में पढ़ा था, ठीक है। तो लेमा में जो हमने पढ़ा था, तो यहां से अगर देखें यहाँ q है, यहाँ r की जगह 1 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करें 2 और इसको, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है, b की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों मैंने कहा था आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अगर है तो उस कंडीशन में 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी की वैल्यू कितनी आई 2। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी या 2 से कम होगी। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से कम हो गया। मैंने बताया था आपको आर की वैल्यू जो है, जो भी हमारे पास डिवाइजर है उससे कम होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी 1 होगी, ये 2 वैल्यू होंगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर पुटअप करें तो हमको क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर हमारे पास था, तो हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2q आ गई, ये तो 0 हो गया, तो 2q आ गई वैल्यू। व्हेन r इज इक्वल टू 1 हमने पुटअप किया, तब इस कंडीशन में क्या आएगा, तो इस कंडीशन में आ जाएगा a इज इक्वल टू 2q
+1 ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों क्या पता चला यहाँ से, क्या पता चल गया? देखो ये जो हमने निकाला, ये वाला पार्ट, ये जो हमने फाइंड आउट किया और ये जो हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ओनली 2q आ रहा है और इसमें आ रहा है 2q + 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू जहां 2q आ रही है वो आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कहां 2 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, when r is equals to 0, when r is equals to 0, then a is equals to 2q is even integer। ठीक है, when r is equals to 1, then a is equals to 2q + 1 is odd integer। समझ आ गई बात, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बताना चाह रहे थे। और एक और बात, अगर हम देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने लिया फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अगर 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। और अगर 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है, 2 1 ज़ा 2 आया और रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये जो है आपका रिमाइंडर शो कर रहा है ना, और इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, यानी कि 0 है, यानी कि वो क्या है आपका इवन नंबर हुआ। तो हमको पता चल गया ये इवन नंबर है। लेकिन +1 जब हम करेंगे, +1 मतलब रिमाइंडर को शो कर रहा है, रिमाइंडर जहां इसमें 1 आ रहा है वो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इससे भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, तो कैसे होगा, एमसीक्यू भी दे रखा है यहाँ पर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, हमको एमसीक्यू का आंसर जो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ क्या करूँ, सबसे पहले आपको देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, आप कर सकते हैं उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला काम होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहला काम हमको ये देखना है 225 इज ग्रेटर देन 135, ये हमको पता है 225 जो है 135 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ डिवाइड करके देखेंगे इसको कि हमको क्या मिला, 225 डिवाइडेड बाय 135। तो 135 का टेबल आता है बच्चों, नहीं आता, पता था मुझे। ठीक है, इसका टेबल नहीं आता, लेकिन 13 का तो टेबल आता है ना। 13 का टेबल देखते हैं, 13 2 ज़ा कितना होता है, 13 2 ज़ा हो जाएगा 26, 26 तो 22 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 1 ज़ा करते हैं, इस पूरे को 1 ज़ा करेंगे तो 135 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ से आपका 12 - 3 9 हो गया। ठीक है, और ये तो आपका ये हट गया। क्लियर है? अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया क्या, एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम याद करो, रिमाइंडर हम 0 करते तक डिवाइड करते हैं। तो अभी तो 0 नहीं आया, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, जो रिमाइंडर आया वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी 1 ज़ा होगा, फिर से 90 आ गया, तो ये 5 आ गया, 13 - 9 हमारे पास हो गया 4, फिर भी नहीं आया। ठीक है, फिर भी आया क्या, नहीं आया। तो पहले हमारे पास कितना आया था, पहले अगर इसको देखा जाए तो 225 इज इक्वल्स टू कितना था, 1 × 135 प्लस रिमाइंडर 90 आया था। सेकेंड में यहाँ पर अगर देखा जाए 90 डज नॉट इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में अगर देखा जाए तो कितना आया था, 135 इज इक्वल्स टू 90, 1 × 90 आया था। ठीक है, और रिमाइंडर 45 आया हमारे पास, यहाँ 45 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी पता है हमको। तो फिर से हम डिवाइड करेंगे किसको, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 2 ज़ा 90 हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। 0 रिमाइंडर आ गया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 90 इज इक्वल्स टू 2 × 45 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब ये है कि आपका, इसका मतलब क्या है
जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 45 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना वो आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब कभी भी अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उससे सॉल्व कैसे करना है। अब आते हैं एमसीक्यू में बच्चों। देखो एमसीक्यू क्या है, HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी, क्या होगा, आंसर तो पता चल गया, ये आपका आंसर होगा 45। तो एमसीक्यू आपके सामने आ गया, तो आपको सॉल्व ऐसा करना है और बता देना सीधा कि आपका HCF क्या है। देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने, जब आपको एमसीक्यू कह रहा है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे डिवाइड करो और लास्ट में जो यहाँ पर बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे फिर से नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया यहाँ से फिर से, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर से आंसर देना है आपको, तैयार है आंसर देने के लिए, ठीक। When the following have HCF 45, इस which of the following have HCF 45, तो इसमें से आपको चेक करना है कि कौन से जो है जिनका HCF 45 आ रहा है। तो आपको तो आंसर पता ही होगा, ये हमारा क्वेश्चन था ना, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। इसी का तो आया ना ये HCF, ठीक है। तो सॉल्व आपको वैसे ही करना है और आपको HCF निकालना है। बाकी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा, HCF दे दिया और वो इंटीजर्स कौन से हैं, 2 इंटीजर्स कौन से हैं ये आपको पूछ दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो दैट द एनी पॉजिटिव और इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। इसमें हम क्या करें, हमको क्या बताना है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, ऑड इंटीजर हमको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो हमको क्या गिवन है, ये गिवन है, मैं फिर से लिख दिया a = bq + r। तो आपको b के जगह क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b = गिवन है, आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब मैंने बताया था यहाँ पर 0 > r > 6 हो गया। तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखो हमको पता है अगर यहाँ पर b की वैल्यू 6 आ रही है तो r की वैल्यू हमको पता है b 6 से कम होगा, b से कम होता है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 हो गया, 6 तक वैल्यू है b की, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी, ठीक है। एक एक करके वैल्यू पुटअप करना है हमको। तो a = bq + r आपको पता होगा ये होता है। तो व्हेन हम पुटअप कर रहे हैं, व्हेन r = 0, तो क्या होगा यहाँ से बताओ, a क्या हो जाएगा, a = 6q तो है ऑलरेडी, हमको रखना ही है, प्लस r की वैल्यू 0 रख दी है, तो कितना आ गया, 6q आ गया, ठीक है। व्हेन r = 1 हमने पुटअप किया तो a हो जाएगा 6q + 1, ठीक है। व्हेन r हमने रखा 2, तो a = 6q + 2 आ गया। व्हेन r = 3, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 6q + 3, r की वैल्यू बस पुटअप कर रहे हैं, जहां पर r है वहां पर हम 3 रख रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये 3 तक हमने निकाला, 4 के लिए भी निकालते हैं। तो क्या होगा, a = व्हेन r = 4 हम रख रहे हैं, तो a = 6q + 4। व्हेन r = 5, तो a क्या होगा, 6q + 5 हो गया। ये सारे वैल्यूज हमने निकाल ली। तो अब इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि ऑड कौन से हैं, इवन कौन से हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ऑड कौन से, इवन कौन से हैं। इफ a = 6q आ रहा है, 6q प्लस हमारे पास कितना था, 2 आया था, और 6q + 4 आया था, ये जो है आपके क्या होंगे, देन
क्या होगा बच्चों? देन इट इज इवन इंटीजर। ठीक है। और एक चीज बता सकते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीजर या कहें या ए इज आइदर इवन और ऑड। ठीक है, और ऑड, ये चीज हो सकते हैं, या तो इवन या ऑड होगा। तो बाकी जो बच गए क्या होगा? बाकी जो बच गए, इफ ए इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिखो, ए इज इक्वल्स टू 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 आर ऑड इंटीजर्स। ये हो गया, ये आपके आंसर हो गए। यही तो हमको बताना था ना, शो करना था कि हमारे पास जो 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 जो है वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एन आर्मी, क्या लिखा हुआ है देखो, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। यानी कि मार्च हो रहा है, मार्च पास्ट जो होता है उस तरह से हो रहा है, आगे बैंड पार्टी है जिसमें 32 मेंबर्स हैं और इसके पीछे जो है वो आर्मी है 616 टोटल आर्मीज। ठीक है, इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर द मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आप करके देखेंगे, इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको, मैक्सिमम नंबर कह रहा है, मैक्सिमम नंबर कह रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ज्यादा के बारे में बात कर रहा है, मैक्सिमम मतलब भी ज्यादा के बारे में बात कर रहा है। तो हाईएस्ट और मैक्सिमम एक जैसे हुआ, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे। तो HCF निकाल के देखना इसको। अगर कुछ डाउट अगर होता है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम वहां से वीडियो, इसका आपके सॉल्यूशन के वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर द सम इंटीजर m। ठीक है, ये कह रहा है। अब क्या करें इसको, अब क्या करें, देखो हमको क्या करना है, इंटीजर स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर करना है और ये देखना है कि वो इस फॉर्म में है क्या, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में है क्या। तो सबसे पहले मैं वही चीज फिर से लिख देता हूं, वही चीज मैं यहां पर फिर से लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू BQ + R, ये मैंने लिख दिया। अब कंपेयर करो इन दोनों को, आप 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब जब 3 आ गया तो a इज इक्वल टू BQ + R आपको पता है। तो यहां से क्या होता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B होता है। तो हमको क्या मिल गया यहां से, 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन 3 मिल गया। तो R की वैल्यू, देयरफॉर R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 1 2 आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास इंटीजर आ रहा है उसको स्क्वायर करके देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां से, a इज इक्वल टू 3q when r इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3q हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 3q को हम टेस्ट करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 3q आएगा। एक बार हम 1 रखेंगे तो 3q + 1 आएगा और एक बार हम 2 रखेंगे तो 3q + 2 आएगा। इतना सबको क्लियर है। अब आगे क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो हम a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट में हम इसको ले रहे हैं, 3q² हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया आपके पास 9q² हो गया। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3q²। तो इस 3q² की जगह मैं ले लेता हूँ लेट 3q² इज इक्वल टू m, मैंने ले लिया, सपोज किया मैंने। ठीक है, तो
इज इक्वल टू 3m हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर है बात सबको? इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आगे बात करें अगर, तो अब आगे क्या कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर फिर से कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं मैं, 3q + 1 के लिए कर रहा हूं स्क्वायर। तब क्या आएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या आएगा, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है a स्क्वायर + 2ab, 2 × a की वैल्यू 3q। ये आपका देखो फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं फॉर्मूला पुटअप कर देता हूँ। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये होता है। इसे पुटअप कर रहा हूँ, a की जगह आपको दिख रहा है 3q और b की जगह दिख रहा है 1, इंटू 1 + b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 स्क्वायर हो गया आपके पास कितना, 9q स्क्वायर, और ये हो गया 2 3 = 6, 6 1 = 6q + 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर से 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि हमको 3 के फॉर्म में शो करना है। 3 कॉमन लिया मैंने तो बचा 3q स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया आपके पास 6q है, तो 3 कॉमन लिया तो 2q बच गया, और ये 1 हो गया। अब मैंने क्या किया देखो, लेट 3q स्क्वायर + 2q इज इक्वल्स टू m मैंने ले लिया, तो ये भी आपके पास बन गया 3m + 1 बन गया। a स्क्वायर अगर निकाले तो इस फॉर्म में भी आपके पास बन गया। ओके, तो ये आपके फॉर्म बन गया। अब उसके बाद फिर क्लियर है, यही दोनों फॉर्म तो हमको बताना था यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 3 भी देख लेते हैं। यानी कि मैं ले रहा हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 2, इसको मैं अगर स्क्वायर ले रहा हूँ तब क्या होगा, a स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 3m होल स्क्वायर + 2 × 3m × 2, यानी कि 2ab + b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, 2 स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ये m स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 = 6, 2 = 12m + 4 हो गया, ये आ गया। अब आगे देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, 9m स्क्वायर + 12m + 3 + 1, ऐसा मैं 4 को लिख सकता हूँ ना। क्लियर है बात, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। 3 कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 कॉमन निकाले मैंने, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, 9m स्क्वायर, तो यहाँ से 3 कॉमन आने पर क्या बचेगा, 3 मैंने कॉमन निकाला तो 3m स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर था आपके पास 12m, 3 मैंने कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, 4m, प्लस यहाँ पर 3 था तो 1 बच गया, और ये 1, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, देखो लेट 3m स्क्वायर + 4m + 1 इज इक्वल्स टू m मैंने लिख लिया, तो इज इक्वल्स टू 3m, सॉरी यहाँ पर q था ना आपके पास, ओ सॉरी सब में q था ना, तो ये आप इसको q कर लेंगे, q के फॉर्म में था ना, m आपको नहीं लिखना है, m तो आप बाद में चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर m दिया होगा तो m लिखेंगे, q दिया है तो q लिखेंगे, जैसा भी आपको दिया है वो लिखेंगे आप। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर भी q कर लेते हैं, यहाँ भी q कर लेते हैं, यहाँ भी q कर लेते हैं, यहाँ भी q कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने m ले लिया, तो ये 3m + 1 के फॉर्म में आ गया a स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्या बता रहा है कि इक्वेशन 1 2 3 जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपका 3 हो गया, इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था देखो, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, तो ये चीज आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, आगे समझ में बात, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m 9m + 1 और 9m + 8। सेम उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू bq + r। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लो, b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 2 आ गई, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से जैसे 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b होता है ना, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 9 है, सॉरी b की वैल्यू 9 है ना, b की वैल्यू अगर 9 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू
वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 आ जाएगी, सॉरी 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 तक का आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब ये सब वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? ये आपको चेक करना है, इन सब वैल्यू को रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं। देखो, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, देखो 3 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, और सेम एज 9 के लिए भी यही रूल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 के लिए निकालेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब r की वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 से कम होगा। अब 3 से कम होगा तो अब आपको ये लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये लेके सॉल्व करना है 3 के लिए। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, क्या बन जाएगा 3q प्लस r बन जाएगा, ये बन गया। अब r की वैल्यू एक बार 0 लेंगे तो आपको क्या मिलते जाएगा, a इज इक्वल टू 3q मिलेगा, फिर 3q प्लस 1 मिलेगा एंड 3q प्लस 2 मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब इसको आपको स्क्वायर करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर सॉरी क्यूब करके सॉल्व करना है, क्यूब करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं एक बता रहा हूं, आगे का आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहां ले रहा हूं a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब हो जाएगा, तो कितना होगा 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27, या मैं इसको लिखता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये क्यूब। ठीक है, तो ये 3 को मैंने अलग किया और इधर 9 क्यूब को मैंने अलग किया। तो मैं ले लेता हूं लेट 9 क्यूब इज इक्वल्स टू m ले लेता हूं। तो हमारे पास a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 3m। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया ना इक्वेशन 1। उसी तरह से 2 और 3 के लिए भी निकालना है आपको। इसके लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए भी निकालना है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। वहां से आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो, क्योंकि अगर पहला चैप्टर आपका एमसीक्यू के फॉर्म में आता है तो इतने डिटेल में आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एमसीक्यू आता है आपको ओनली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर आप एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा भैया, जिसका वेट कर रहे थे वो चीज आ ही गया। एमसीक्यू ऑफ एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ गए। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। देखो भैया, ये आ गया 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज आ। कौन से नंबर होंगे, चेक कर लो। कैसे करना है, मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 जब करेंगे 77 आ जाएगा। अब इस 77 का मल्टीप्लाई आप 13 से कर दो, कितना होगा 3 7 21 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23 हो जाएगा। और ये 1 से करेंगे 77, तो 1 और ये 10 और ये भी हो गया आपका 10। इसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 1 15 डायरेक्ट कर लो, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया। देखो 15 1 15, 15 0 0, 15 0 0, फिर 15 आ गया, ऐसा आ गया आपके पास। तो इस तरह से आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें हमको 15 को फिर प्लस करना है। क्या क्या करना है मैं बताते जा रहा हूँ आपको। 30, फिर 0 0 15, इतना आ गया। अब देखो ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले आप मेरे को ये बताइए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई भी नंबर अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से अगर डिवाइड होता है तो क्या होगा, और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो यहां पर चेक कर लो, लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में जब भी 0 होता है तो नंबर 5 और 10 से डिवाइड होता है। तो ये क्या होगा, आपका 5 और 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब कोई नंबर जब दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है 5 या फिर 10 से, खुद से डिवाइड तो हो ही रहा है, 1 से डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन दूसरे नंबर से 5 से और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंपोजिट नंबर होगा आपका। होल नंबर क्या होता है, देखो ये तो होल नंबर है। अब 1 2 0 1 2 3 इसके आगे कोई भी नंबर लिख लो, वो सारे होल नंबर्स होंगे। अब सारे होल नंबर्स होंगे, इसका मतलब ये भी आपका होल नंबर है।
तो कंपोजिट और होल नंबर तो आ ही गया। प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है उसका प्रॉपर्टी? कि वो ओनली वन और इट्स सेल्फ ही डिवाइड होता है। तो ये तो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो कंपोजिट होगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। ए ऑप्शन भी कंपोजिट नंबर, होल नंबर भी है, दोनों है, तो ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों कैसा लगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको? आगे और भी हम अपनी गाड़ी को बढ़ाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर सम इंटीजर m द एवरी इवन इंटीजर ऑफ इज द फॉर्म ऑफ। इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है ये आपको देखना है। किस फॉर्म में होगा बताओ बच्चों? इवन इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, किस फॉर्म में होना चाहिए? देखो फिर से मैं वही चीज लिख दूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मैंने लिखा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी? 0 और 1 आ जाएगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा r की वैल्यू। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तब की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो कोई नंबर इसमें अगर मैं पुटअप करूं 2m में मैंने 1 पुटअप किया, व्हेन m इज इक्वल टू 1 मैंने पुटअप किया तो 2 इंटू 1, m इज इक्वल टू 2 मैंने पुटअप किया तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ गया, 4 आ गया। m इज इक्वल टू 3 मैंने पुटअप किया तो कितना आ गया? कितना आ गया आपके पास? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो 2 4 6 ये कौन से नंबर है? इवन नंबर है। हमको क्या बताना है? इवन इंटीजर बताना है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट। ओके, वैसे ही आप इसमें पुटअप करके देखेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे। इसमें आप पुटअप करोगे 1 2 3 4 इस तरह से पुटअप करोगे तो क्या होगा? 2 से नेचुरल नंबर्स 2 3 4 5 इस तरह के आएंगे। वैसे इसमें भी पुटअप किया हमने, ये आ गया। तो ये कैसा लगा दोस्तों आपको? ये ट्रिक जो है यहाँ पर वैल्यूज रखनी है और आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, आप ये जो आपका क्वेश्चन है उसको आसानी चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हैं 2 सेकंड में। कैसे? आपको ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ना, जब भी 2m गिवन होगा, 2q गिवन होगा, 2r गिवन होगा, जो भी गिवन होगा, 2m की तरह का गिवन अगर होगा तो वो आपका इवन नंबर होंगे, और इस तरह का अगर आपको गिवन होगा कहीं पर तो वो आपके ऑड नंबर होंगे। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो। अगर ये आपको पता होता तो ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड में ही आप बना लेते, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड नंबर, फॉर सम इंटीजर q द एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब बताओ बच्चों क्या होगा? बता सकते हैं? ऑड इंटीजर मैंने बताया था ये क्या होता है? इवन होता है, और 2q प्लस 1 क्या होता है? ऑड होता है। तो आपको पता चल गया इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है? पता चल गया ना, ठीक है। तो आपका ऑड इंटीजर जब पूछ रहा है यानी कि आंसर आपका क्या होगा? 2q प्लस 1 होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 इज अ डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n क्या है? ठीक है, n क्या होगा? इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये पता कैसे करेंगे हम कि कौन सा इंटीजर होगा? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसकी जगह वैल्यू पुटअप करते हैं, और इंटीजर करके देखते हैं, इवन इंटीजर करके देखते हैं क्या आता है। सपोज मैं इसको a ले लेता हूं, या आपको जो लेना है वो ले सकते हो। n स्क्वायर माइनस 1 है, यहां मैं पुटअप कर रहा हूं 2k। क्या पुटअप कर रहा हूं? 2k। 2k किसको शो करता है? अभी मैंने बताया 2m 2q इस तरह के है वो इवन नंबर। तो इफ n इज इवन, n अगर इवन है तब हम 2k पुटअप करें, 2k स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू पुटअप करते जाऊं, अगर 0 पुटअप करूं तो क्या होगा? 4 इंटू 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आ गया यहाँ पर, तो ठीक है। k इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये तो देखो 3 जो है, k इज इक्वल टू 2 मैंने पुटअप किया तो 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि कितना आ गया आपके पास? कितना आ गया? ये a की वैल्यू है ना। कितनी आ गई वैल्यू? 4 इंटू 4 माइनस 1 या 16 माइनस 1 यानी कि 15 आ गई। 15 आ गई, तो ये देखो 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर ऑड लेके देखूं, इफ n इज ऑड, n अगर ऑड है तब क्या होगा? तब हम पुटअप करेंगे n इज इक्वल टू 2k प्लस 1।
तब क्या होगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है, यहाँ पुटअप कर देते हैं 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 नहीं इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। तो 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो गया प्लस 4k हो गया प्लस 1 माइनस 1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, देखो प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल। तो यहाँ से 4 और k को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 4k यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यहाँ से 4 भी कॉमन k भी कॉमन, तो 1 टाइम k बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे k प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 4k निकल गया तो 1 बचा। अब यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पुटअप करो, 1 पुटअप करो, जो भी पुटअप करो। 0 पुटअप करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर k इज इक्वल टू मैंने 1 पुटअप किया तो 4 इंटू 1 1 प्लस 1 कितना आ गया, बताओ कितना आ गया? 4 इंटू 2 आ गया, यानी कि 8 आ गया। देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8। वैसे ही आगे अगर उसको बढ़ाते जाएंगे आप तो आपके पास 8, 24, 48 इस तरह के आते जाएंगे। यानी कि किसके लिए? ये आपका क्या है? ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर के लिए आपका करेक्ट होगा, ऑड इंटीजर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? अ लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्या हो रहा है? तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर 5 इसके लिए रिमाइंडर 5 और इसके लिए रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर ट्रिक ध्यान देना बस। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं, 70 में इस 5 को माइनस कर देना है। कितना आ गया? 65। और इस 125 में 8 को माइनस कर देना। 125 माइनस 8 कितना आ गया? चेक कर लो कितना आ गया यहाँ पर। ये माइनस हुआ, आपका हो गया 117 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, 117 इज ग्रेटर देन 65 आ गया। तो अब आपको पता है SCF कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको वही करना है, SCF निकालना है। तो SCF निकालो, कितना आता है? 65 डिवाइडेड बाय 117 डिवाइडेड बाय 65 कितना आएगा? 1 से डिवाइड होगा 65, ये 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, 11 माइनस 6 5 बचा। फिर इससे हम डिवाइड करेंगे 65 को। मैं MCQ बता रहा हूँ बच्चा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। आपको टाइम बचाना है अपना, जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर 1 जा कितना होगा? 52 होगा। कितना बचा? यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 1 बचा, फिर 13 आ गया, उसको 52 13 डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंड बन जाएगा। तो कितना होगा? 4 जा 52 कैंसल, 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब अब जो हमारे पास जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर बचता है, वही हमारा क्या होता है? SCF होता है। तो SCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू आ गया 13। तो हमारा आंसर कौन सा आया? चेक कर लो, आंसर 13 आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस तरह से जो क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर इतना बच रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? 70 से फर्स्ट वाले को और 125 को सेकंड वाले को माइनस कर दो और उसका SCF निकाल लो। SCF निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है √5 इज। √5 क्या होता है? देखो बच्चों, मैंने बताया था √5, √3, √2, √3, √5, पाई, √7 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। सीधे आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, नेचुरल नंबर है अगर n, तब क्या होगा? किससे डिविजिबल होगा? क्या वो 24 से डिविजिबल होगा? क्या वो 6 से डिविजिबल होगा? क्या वो 12 से डिविजिबल होगा? क्या वो 9 से डिविजिबल होगा?
तो ये हमको चेक करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको आप लिख लो, पहले इसको हम लिख लेते हैं। अब n की वैल्यू क्या बोला गया, इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर होता है। तो n की वैल्यू पहले 1 पुटअप करके देखो, तो 1 इंटू यहाँ पर भी 1 रखिए 1 + 1, और यहाँ पर भी 1 रखिए 1 + 2, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया 6 आ गया। 6। एक बार और निकालना है तो और निकाल के देख लो, 2 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ गया 24 आ गया। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है आपका, देखो 24 तो 24 से हो रहा है, 12 भी 24 से हो रहा है, 9 24 से नहीं हो रहा है, 6 भी 24 से हो रहा है, लेकिन 6 किससे हो रहा है, 6 तो आपका 6 से ही हो रहा है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। 24 और 12 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 24 6 को डिवाइड नहीं करेगा, 12 भी 6 को डिवाइड नहीं करेगा, ओनली 6 जो है दोनों को डिवाइड कर पाएगा, 6 और 24 को। ओके, तो आंसर जो है 6 होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूक्लिड्स लेमा इज यूज्ड फॉर a is less than b, then a is equals to bq plus r, then which of the following is true। चलो अब आपका क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा था ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स लेमा में क्या था, ये आपको गिवन है और a आपको पता है b से लेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे जल्दी बताइए। हमको क्या करना है यहाँ पर, क्या b 0 होता है, जो कंडीशन हमको पता था उसमें ध्यान देना आप। क्या b 0 होना चाहिए कि या r is equals to 0 होना चाहिए, q is equals to 0 या a is equals to 0 होना चाहिए। तो हमारा जो है वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। यूक्लिड्स यूज्ड फॉर, इसके लिए यूज हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 होता है ना, तभी वो लेमा जो है वो एल्गोरिदम में काम आता है, ठीक है। अब आगे क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर इज डिविजिबल बाय, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स। सपोज लेट 2 consecutive इंटीजर्स बी x एंड y, ये हमने ले लिया x एंड y, या एक काम करते हैं x नहीं, x और y नहीं लेते, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। x है तो इसका कंसेक्यूटिव x + 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो जैसे कि मैंने 1 लिया, इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है 2। कंटिन्यूसली जो नंबर्स आते जाते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो 1 के बाद 2 आता है तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे ये दोनों। अब 2 क्यों आया, देखो ये 1 हो गया, अब इस 1 में जब मैंने 1 को ऐड किया तब 2 आया, तो इसका मतलब क्या है, इस 1 में जब 1 ऐड हुआ तब नेक्स्ट नंबर आया, तो इस x में जब 1 ऐड होगा तभी उसका कंसेक्यूटिव नंबर आएगा ना, नेक्स्ट नंबर आएगा, इसलिए x + 1 आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। अब इसको पुटअप करो, x is equals to 1 पुटअप करो, ठीक है। तब क्या होगा, या पहले 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू 0 + 1, तो ये 0 इसको पूरा 0 कर देगा, खत्म कर देगा, तो ये 0 आ गया। 0 is equals to 1 पुटअप करो इसमें, तो क्या होगा 1 इंटू 1 + 1, तो 1 इंटू 2 आ गया, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। फिर x is equals to 2 पुटअप कर दो, तो 2 इंटू 2 + 1 आ गया, यानी कि 2 इंटू 3 आ गया, यानी कि 6 आ गया। तो ये देखो आप कि इन सब नंबर्स को इनमें से कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। देखो 2 से 0 भी डिवाइड होगा, 2 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, 3 से तो ओनली 6 डिवाइड होगा, 5 से कुछ डिवाइड नहीं होगा, 6 से 6 डिवाइड होगा, तो तीनों नंबर को 2 डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 3 consecutive इंटीजर्स। फिर से वही चीज आ गया, पहले 3 भाई थे, पहले 2 भाई थे, 3 भाई आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, consecutive numbers, let 3 consecutive numbers, 3 consecutive इंटीजर्स b क्या क्या होंगे, x + 1 x + 2, तो इनका प्रोडक्ट ले लो, x + 1 x + 2 ले लो, और यहाँ x की वैल्यू 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये 0 हो गया, ये 0 + 1 हो गया, ये 0 + 2 हो गया, तो ओवरऑल 0 आ गया। x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तब क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 1, 1 + 1, 1 + 2 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 × 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। फिर से हम आगे देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तब क्या आता है 2, 2 + 1, 2 + 2 कितना आएगा 2 × 3 × 4 कितना आ गया 12 × 24। तो इसमें से चेक करो कौन से नंबर है जो इसको तीनों को डिवाइड करेगा। कौन सा नंबर है, 5 तो नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, ओनली 6 जो है तीनों को डिवाइड करेगा। 6 0 × 0, 6 1 × 6, 6 क्या 4 × 24, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। मजा आ रहा है एमसीक्यू करने में, बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि और भी एमसीक्यू हमको आगे करना है, ठीक है। ये तो ओनली एक्सरसाइज 1.1 का है, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है, ठीक है। अब 11, इफ b इज इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। b इज इक्वल टू 3, हमको क्या पता है a इज इक्वल टू bq + r होता है ना, तो यहाँ से 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b होता है, तो r की वैल्यू b से छोटी होती है, ठीक है। तो एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी इंटीजर को, कैसे कर सकते हैं, तो जब अगर यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, 3q + r है, तो r की वैल्यू क्या होगी मेरे को बता दो बच्चों। मैंने बताया था r की वैल्यू b से छोटी होती है, तो b की वैल्यू अगर 3 है या 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 होगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, उससे आगे नहीं जाना है क्योंकि 2 तक है, और ये 2 पुटअप करेंगे तो ये हो गया 3q, ये हो गया 3q + 1 हो गया, ये हो गया 3q + 2। तो ये ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बच्चों आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, सेट को कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में हम शो करते हैं, ये आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपका ट्रेलर है, समझ लो, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स। बताओ, स्टार्टिंग में आ जाओ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था उसको आप ध्यान रखो। 0 1 2 3 4 ये क्या होता है, होल नंबर होते हैं, तो सीधे से टिक कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये होता है, ठीक है। इवन नंबर सबको मैं लिख देता हूँ, इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 इस तरह से इवन नंबर, तो आंसर आपका होल नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो याद करो पहले आपने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था उस टाइम पे, याद करो क्या होता था। कोई भी नंबर, जैसे कि फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं इसको, कोई भी नंबर में हम ऑड प्लेसेस देखते थे, इवन प्लेसेस देखते थे। ये आपका है ऑड प्लेस, ये आपका है इवन प्लेस। कैसे इवन प्लेस, कैसे ऑड प्लेस, अभी क्लियर कर देता हूं। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ऐसा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ। तो इसमें ये दोनों क्या है ऑड प्लेसेस, 1 और 1 ऑड प्लेसेस, ठीक है। इसमें ये दोनों क्या है 2 और 4, 2 और 4 यानी कि इवन प्लेसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं। तो इवन प्लेसेस को 5 और 6 को ऐड करो, 5 और 6 को ऐड किया, और 1 और 1 को ऐड करो, कितना है, और उसको दोनों को माइनस कर दो। तो 5 और 6 कितना हो गया आपके पास, 5 और 6 हो जाएगा 11, और इसमें से 2 माइनस किया 9 आ गया। तो 9 अगर आ गया तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 0 आएगा और 11 आएगा, या 11 के टेबल में जो भी आता है वो आएगा, तब वो डिविजिबल होगा, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं 1 4 5 2, ये इवन प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस। इसमें आ सकता है क्या, देखो 1 + 5, ठीक है, -4 + 2, 6 - 6 = 0। देखो यहाँ 0 आ गया 0। तो मैंने क्या कहा, जब 0 आता है या फिर 11 आता है या उससे रिलेटेड जो
11 के टेबल में आता है, वो अगर आता है इसका मतलब क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हमारा नंबर कौन सा है, 1452, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। 11 से कब डिविजिबल होगा, जब इवन प्लेसेस हम देखेंगे, ऑड प्लेसेस देखेंगे, इवन प्लेस को ऐड करेंगे, ऑड प्लेस को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तब जो अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 के टेबल में जो भी आता है वो अगर आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये पहचानना है। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p plus 3 where p is a whole number will always be, p is a whole number will always be। बताओ ये किस तरह का होगा, देखो शॉर्टकट में बता रहा हूं, आपका ट्रिक है, आपका ट्रिक भाई याद रखो। ये है कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन और ऑड होगा, किस तरह से होगा ये देखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4p plus 2 plus 1 लिख सकता हूं ना। क्यों लिख रहा हूं, कॉमन निकालने के लिए। यहां से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इन दोनों से 2 कॉमन बचा, क्या यहां पर 2p बच गया। 2 कॉमन लेने का मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस यहां से पूरा 2 कॉमन आया, 1 बचा और यहां 1 बचा। ठीक है, अब वही वाला जो हमने एक्सरसाइज में किया था, लेट 2p plus 1 इज इक्वल टू m हमने ले लिया, तो क्या बन गया 2m plus 1, यहाँ हमने m रख दिया। तो 2m plus 1 ये क्या होता है, इट इज ऑड इंटीजर। क्लियर, यही है ना, इसको ऑड बोलते हैं, 2m को इवन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑड इंटीजर, तो ये किस फॉर्म में होगा आपका, ऑड फॉर्म में होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 when a number is divisible by 7 its remainder is always, बताओ क्या होगा, डिविडेंड इज 7, डिविडेंड अगर 7 है तब रिमाइंडर क्या होगा, ये बताओ। देखो 7 जब वैल्यू आती है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाता है ना, 7 से कम रहता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्या रहता है, 7 से कम। ये डिविडेंड है तो डिवाइजर डिविडेंड से कम होगा और डिवाइजर से कम आपका रिमाइंडर होगा, इसलिए 7 क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है, देखो a इज लेस देन b होता है। क्या होता है, a जो है, सॉरी a इज लेस देन b नहीं, यहाँ पर डिवाइजर होता है ना, तो b इज लेस देन a होता है, जो डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये आपका डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। डिवाइजर डिविडेंड से कम होगा और इससे कम आपका आर होता है और इससे कम आपका 0, इस तरह से होता है। तो a की वैल्यू आपको 7 दी गई है तो उससे कम होगा ना, r की वैल्यू उससे कम होगी, r की वैल्यू कम होगी यानी कि लेस देन 7 होगा। तो कहीं लेस देन 7 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, अब आगे देखते हैं। 16 बाय यूक्लिड डिवीजन लिमा x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस आर एंड x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से ग्रेटर है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ q एंड r फॉर 27 एंड y इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये हमको पता है, जान रहे हैं हम, सबको रटा भी गया होगा, पूरा याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, आगे देखो, a की वैल्यू गिवन है, क्या यहाँ पर x दिया हुआ है ना, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस आर के फॉर्म में लिख लेते हैं जैसा हमको दिया गया है। x की वैल्यू कितनी है, 27 है, q की वैल्यू नहीं पता, रहने दो, y की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू नहीं पता, रहने दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बात, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, 27 है, यहां पर 5 है, यहां पर r है। ठीक है, सॉल्व कैसे करें, यहां ध्यान देंगे, x इज ग्रेटर देन y, 27 इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 27 को 5 से, 27 को 5 से, तो क्या होगा, 5 5 जा 25, कितना आ गया, 2 आ गया, ये तो 0 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, r इज इक्वल टू 2 हो गई। बात समझ आई, क्या मैंने बताया, बात समझ आई। और ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गया, 5,
तो यहाँ पर 5 और 2 आपको कहाँ पर दिख रहा है, 5 और 2 यहाँ पर दिख रहा है। तो Q की वैल्यू 5, R की वैल्यू 2, तुरंत निकाल लिया हमने ट्रिक से, ट्रिक लगाया तुरंत निकाल लिया। ट्रिक कैसे, जब भी हमको पता है कि HCF जब निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से, तो x इज ग्रेटर देन y, तो y से हम x को डिवाइड कर देते हैं और वहां से अब HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखो, इससे हमने डिवाइड कर दिया ना, ये क्वेश्चन हो गया, यहां से हमने डिवाइड कर दिया, तो कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, अब आगे बढ़ते हैं। 17 इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, द नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली डैश और डैश। अगर HCF ऑफ टू नंबर 1 होता है तब क्या होगा, क्या वो प्राइम और को प्राइम होगा, क्या वो कंपोजिट और प्राइम होगा, या बोथ ए बी होगा, या नॉन ऑफ द एबव होगा, ये हमको देखना है। कंपोजिट आपको पता होना चाहिए, जो 1 और खुद से डिवाइड होने के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है। प्राइम मतलब क्या होगा आपका, जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। को प्राइम भी उसी से रिलेटेड है। कोई 2 नंबर्स देते हैं, HCF 1 आ रहा है, को प्राइम आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग नंबर लिख लिया, 2 प्राइम नंबर्स लिख लिए 2 और 3। क्या लिखा मैंने, 2 प्राइम नंबर्स लिखा 2 और 3। इन दोनों के बीच का HCF कितना आ रहा है, HCF मतलब कैसे निकालते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, जो ज्यादा रहता है उसको इधर, कम वाले को इधर लिखते हैं। तो 2 1 2 हो गया, 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 1 2 2 आ गया, ये 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। यही तो हमने देखा ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ये हमारे पास HCF होता है। तो HCF 1 किस में आ रहा है, 2 और 3 में। और 2 3 क्या है आपके पास, एक तो 2 और 3 आपका प्राइम नंबर है और ये आपके को प्राइम भी है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेमा इज एन एक्सिम्स यूज्ड फॉर प्रूविंग। अच्छा, लेमा क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, लेमा वो होता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है, उसके थ्रू हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल, लेमा इज द एज्यूम यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट, प्रूविंग अदर स्टेटमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ लेमा। देखो लेमा का डेफिनेशन भी यहां पर काम आ गया, तो कुछ भी चीज फालतू नहीं है दोस्तों, आपको हर एक चीज इसमें पढ़ना है, हर एक डेफिनेशन आपको पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है, तभी आप MCQ बना पाएंगे, नहीं तो 1 मार्क्स आपके हाथ से जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिए बात को। आगे देखते हैं 90 नंबर, फॉर व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ n द नेचुरल नंबर 24 टू द पावर 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो n की ऐसी कौन सी लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट यानी सबसे कम वाली वैल्यू, n की ऐसी सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी जब वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे कम वैल्यू जैसे मैं लिखता हूं यहां पर -1, मैंने यहां से जो ऑप्शन वहां से देख लेते हैं बस। -1 मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 जब भी रहता है तो ये 24 नीचे आ जाता है बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। 24 टू द पावर 0 करते हैं, ठीक है, 24 टू द पावर 0 अगर करें लिस्ट वैल्यू तो क्या होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ एक्सपोनेंट आपका काम आ रहा है, इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 24 टू द पावर 1 करें तो 24 ही आएगा। 8 इज डिविजिबल बाय 8, क्या हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है ये, ठीक है। तो ये जब 8 से डिविजिबल हो रहा है यानी कि 1 जो है इसका, जो हमने यहां पर 1 पुटअप किया ना, एक मिनट बच्चों, कहाँ गया, जो हमने यहां पर 1 पुटअप किया है ये वाली वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो ए वाला जो ऑप्शन है, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें 1 आ रहा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड विल बी 0 1, either 0 or 1, either 0 or 1 or 3।
परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है सबसे पहले ये आपको बात करना है, क्या क्या मेन पॉइंट है आपको पहले देखना है। परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय 3 लिखा है, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर आपको लिखना है, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर देखो एक तो आपका 9 हो जाता है, 4 स्क्वायर 16 हो जाता है, 5 स्क्वायर 25 हो जाता है। अब बच्चों देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, प्लस 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 3, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ देखो 3 इंटू 1, 3 के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 बोल रहा है। 3 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा आपका, क्यों, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 16 को मैं लिखूंगा क्या, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 3 5 ज़ा 15 और प्लस 1 करेंगे तो 16 होगा। उसके बाद देखिए अगर इसको तो 3 इंटू 8, 3 8 ज़ा 24 और प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ क्या है 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। या देखो यहाँ पर क्या पूरा का पूरा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या पूरा का पूरा 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपको याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, और सोच के रखिए क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोच के रखिए। मैंने इस प्राइम नंबर भी आपको बताया है, कंपोजिट नंबर भी आपको बताया है। कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट, दोनों में स्मॉलेस्ट कहा गया ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा, ठीक है। देखो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा एंड किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा। तो 4 को अगर देखा जाए वो 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो इनका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। तो सबसे पहले देख लो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ क्या आ गया, इसका 2 आ गया। तो स्मॉलेस्ट, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आ गया आपका एमसीक्यू ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक प्रकार का एक राम कहानी लिखा होगा, यानी कि बहुत सारे दुनिया भर के लिखे होंगे, वहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे और उस क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये सब आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दूं इसको सॉल्व करने का। देखो कम टाइम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना भी लिखा हुआ है इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आ गई बात समझ में, इतना सारा आप पढ़ेंगे आपका 2 से 3 मिनट या ले लो 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। नंबर्स कहाँ पर लिखा है वो देखेंगे, 240 एंड 130 लीटर्स, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, उतना आपको देखना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी 99% क्वेश्चन में आपको पढ़ना नहीं है, 1% क्वेश्चन में हो सकता है पढ़ना पड़े, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो किसी के घर में, ठीक है, किसके घर में, अनुराग के घर में चेक करने के लिए आया कि उनका जो सिंटेक्स है यानी कि जो टैंक है, उनके पास 2 टैंक है, उन टैंक में क्या मॉस्किटो का
लार्वा वहां पर आ गया है, क्या वो गंदा हो गया है, जो पानी है उसके अंदर वो क्या गंदा हो गया है, वो चेक करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके घर आए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उन्होंने चेक किया तो पाया गया उसमें लार्वा है। तो उन्होंने ये उनको कहा कि इमिडिएटली आपको इसके पानी को खाली करना है, इसके पानी और इसके पानी दोनों के पानी को आपको खाली करना है, यानी कि उस टैंक से पानी को निकाल देना है। ठीक है, और उसको ढक्कन से उसको कवर कर देना है, इसका जो ढक्कन होता है ऊपर ही आपको दिख रहा है उससे कवर कर देना है। ठीक है, पानी आपको निकालना है, नया पानी डलेगा वहां से कवर कर देना है आपको। ठीक है, तो पानी निकालने को कह रहा है, तो वो पानी कैसे निकलेगा, देखो अनुराग हैड तो अदर ऑप्शन टू द एम्प्टी द filled वाटर टैंक विद द हेल्प ऑफ अ बकेट, यानी कि उस बकेट का साइज क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, जिससे कि उसका पूरा पानी निकाल सके, जिसमें कुछ भी पानी ना बचा हो। बकेट मेन है, यहाँ पर बकेट देखना है कितने का बकेट होगा, और ये 240 और 130 लीटर, इसको याद रखेंगे। बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतने सारे आपको 5 मिनट उस पढ़ने में ही लग जाएंगे, क्या मतलब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ए है, इसी जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट हम देख रहे हैं। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बकेट he should use so that no water remaining in the tank, मतलब बकेट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि उस जो टैंक है वहां से पूरा का पूरा पानी निकाल सके हम। ठीक है, तो वो हमको देखना है। तो सबसे पहले याद करो आपके पास कैपेसिटी कितनी थी, बड़ी वाली जो टैंक थी उसकी कैपेसिटी 240 लीटर थी, और छोटी वाली टैंक की 130 थी। ठीक है, 130 लीटर। तो आप देख लो यहां से आपको क्या करना है, जब भी कहा जाए मैक्सिमम, एक क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क दिया था आज के इस वीडियो में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिखा हुआ था, और जहां भी मैक्सिमम लिखा हुआ मिले आपको, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, उसको कह रहा था आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप देखेंगे इज ग्रेटर देन 130, ये है ना आपके पास, तो HCF आप निकाल लेते हैं यहां से। तो 130 420 इज डिवाइडेड बाय 130, तो कितना होगा, कितने टाइम में डिवाइड हो सकता है ये देखेंगे हम, कितने टाइम में डिवाइड हो सकता है। देखो आपको इसका टेबल पता है, इसका टेबल पता है आपको, 130 का नहीं पता, तो 13 का तो पता है ना। 13 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 ज़ा 39 होता है। ठीक है, तो 3 ज़ा हम कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम में 130 इंटू 3 करके देखो, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, और 13 3 ज़ा 39 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको माइनस को 0 हो जाएगा, 12 माइनस 9 कितना बच गया, 3 बच गया, और ये तो भैया 0 हो गया, हट गया। ठीक है, इतना आ गया। अब फिर 30 से 130 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बता दो, कितना आएगा। देखो 30 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 30 से डिवाइड करके देखो कितना आ सकता है। ये HCF निकाल रहे हैं ना हम यहाँ से, तो डिवाइड करके देखते हैं कितने टाइम में होगा। 30 का टेबल आता है आपको, कितने बार में होगा, 4 ज़ा 120 हो सकता है क्या, ये 0 हो गया आपका, और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपका 1 आ गया, क्रॉस हो गया। फिर 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 30 को डिवाइड कर 3 ज़ा 30 हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आपको इतना दिख गया। अब इसके बाद देखें कि ये जो 10 आया है वही 10 हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 420 एंड 130 कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इजिली आपको पता चल गया। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत हुई क्या, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत हुई, जो ये क्वेश्चन दिया गया था उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको बस नंबर्स देखने थे और यहां से HCF निकालना था मैक्सिमम को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, when the HCF is 420 and 130 is the expressed as the linear combination of a 420 and the 130, that is the HCF 420 and 130 is equals to 420x plus 130y। तो x और y की वैल्यू कौन से वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो हमको निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो x और y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, चलिए देखते हैं ज़रा इसमें। तो गिवन क्या है, देखो HCF गिवन है 420 और 130 गिवन है, ये दिया हुआ है हमको 130y।
क्लियर है इतना सबको? अब कौन सी वैल्यू हो सकती है देखना है। देखो इसकी वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था इसकी वैल्यू हमने 10 निकाली थी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके जगह 10 पुट अप कर दिए और इसको हमको चेक करना है 10 किसकी वैल्यू में आएगा। तो इसको रख के देखते हैं हम, इस वाले वैल्यू को पहले रख के देखते हैं। इंटू 3 करो और 130 इंटू 1 करो, तो 3 0 0, 3 2 6, 3 4 12 प्लस यहाँ कितना आ गया आपके पास 130 आ गया। क्या इन दोनों को ऐड करने पर 10 आ रहा है? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 1 आया, 10 आया क्या? नॉट इक्वल टू 10। तो ये वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाले में 10 रखो और इधर 420 इंटू एक्स की वैल्यू -4 रख के देखो, -4 रखते हैं हम, और प्लस 130 इंटू 13 रख के देखो कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये कितना आएगा आपका, 4 0 0 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 4 16 हो गया, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 13 13 1690 आ गया और ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, जी यहाँ पर तो 10 आ गया भाई, ये तो 10 आ गया, देखो दोनों इक्वल हो गया। दोनों इक्वल हो गया मतलब क्या होगा, ये वाला सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको समझ आ गया ट्रिक समझ आ गया ना। ये आपको एचसीएफ बोला है और इसको ये आपको इक्वेशन एक दे दिया गया है, ये एक्सप्रेशन एक दे दिया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इधर एचसीएफ हम निकाल चुके थे पहले से ही, उस एचसीएफ को यहाँ पर रख दिए और एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करके देखिए, जिसमें 10 आ गया, दोनों इक्वल आ गया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सी में द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, कम स्मॉलेस्ट आपका इवन नंबर क्या होता है बताओ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने बताया था 4 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, दोनों का एचसीएफ निकालना है। अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 4 इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो 4 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 4 हुआ, 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 हमारा आंसर होगा। ये आ गया भाई आंसर। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे जो उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया है वो पढ़ के आप सॉल्व करो। देखो द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द 285 एंड 1249, ठीक है, लिविंग द रिमेनिंग 9 एंड 7। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन हमने किया था -9, इसको 9 से माइनस और इस वाले को, इस वाले से इसको माइनस, ऐसा हम किए थे ना एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में माइनस कर दो इसको, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 276 आ जाएगा। क्लियर, इसको माइनस करेंगे तो 1242 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि हमको पता है 1242 इज ग्रेटर देन 276। 276 ये हमारे पास आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 1242 से, डिवाइड कर दो, यहाँ पर जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। देखो डिवाइड करके, ये तो डिवाइड नहीं होगा तो पूरे से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 27 का टेबल चाहो तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, या नहीं हो रहा है तो भी हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइड करके। इतना है हमारे पास, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 30 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38 कैरी 3, 5 2 10 और 3, इतना आ गया। ज़्यादा हो गया भाई, एक कम कर लेते हैं, इंटू 4 करो, 4 6 कितना होगा 24 कैरी 2, 4 7 28 और 2 30 कैरी 3, 4 2 8 और 3 कितना 11 हो गया, इतना आ गया, 11 0 4 आ गया। इसको माइनस करेंगे, कितने टाइम में आया, ये 4 टाइम में आया। इसको माइनस करो, 12 - 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये तो कट गया, इतना आ गया आपके पास। अब ये रिमाइंडर है, इसको फिर इससे डिवाइड करो इस तरह से, फिर 1 टाइम में आएगा 138, तो ये 8 बच जाएगा, यहाँ 6 में से 3 बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से माइनस की कितना बच जाएगा भाई, अच्छा 2 टाइम में आ जाएगा, 2 टाइम में आ रहा है भाई, 2 टाइम में तो आ रहा है, 2 7 6 आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ये 0 हो गया रिमाइंडर,
तो कितना आया देखो, HCF कितना आ गया 138, तो 138 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई है इसका, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, और इस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा 99 होगा, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा। मैंने लार्जेस्ट सुन लिया था, ठीक है, लार्जेस्ट ने स्मॉलेस्ट कहा गया है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में आपका क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना आएगा 99 आएगा। तो यहाँ आप देख लो HCF निकालना है तो 99 इज ग्रेटर देन 10, तो क्या होगा 99 डिवाइडेड बाय 10, तो 9 सा कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा, बचा 9 यहाँ पर, और 9 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा देखो भाई जल्दी, 9 1 ज़ा 9 हो गया, 1 बचा, फिर 1 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो 9 ज़ा 9 आ गया, 0 आ गया, तो HCF कितना आ गया भाई 1 आ गया, तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपने तो HCF निकालना सीख लिया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के थ्रू, लेमा भाई आपने सीख लिया, बहुत सारे चीज़ आपने सीख लिए, इतने सारे MCQ क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अब आता है नेक्स्ट MCQ ऑफ द एक्सरसाइज 1.1, असर्शन एंड रीजनिंग। क्या होता है असर्शन और रीजनिंग, सबसे पहले ये बात आपको समझना होगा। देखो असर्शन और रीजनिंग क्या होगा, कोई एक इवेंट गिवन होता है, कोई एक चीज आपको गिवन होता है, और उसका अगर कोई रीजन बता रहा होता है तो वो असर्शन और रीजनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि बारिश होने वाली है, ठीक है, मैंने कहा बारिश होने वाली है, और एक रीजन मैंने दिया कि काले बादल छाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, बारिश होने वाली है ना, और काले बादल छाए हुए हैं, तो इसका रीजन हुआ काले बादल छाए हुए तभी तो बारिश होगी ना। ठीक है, ये उसका रीजन हुआ। ठीक है, अगर मैं एक कहूं कि बारिश होने वाली है, पापा ने मेरे लिए चॉकलेट लाया, भाई ये क्या बात हुई, कोई मतलब ही नहीं है इस सेंटेंस का। बारिश होने वाली, उसमें चॉकलेट लाने या ना लेने की क्या बात है, तो इससे कोई रीजन है क्या। सेकेंड सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा, ए हमने लिखा बारिश होने वाली है, ठीक है, ए हमारा सेंटेंस है बारिश होने वाली, बी हमारा सेंटेंस है पापा ने चॉकलेट लाया। ठीक है, तो कोई कनेक्शन है क्या कि ये इसका रीजन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। पापा चॉकलेट नहीं ला रहे हैं तो भी बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई ऐसा रीजन नहीं है यहाँ पर। और जो पहले एग्जांपल मैंने बताया था बारिश होने वाली है और काले बादल छाए हुए हैं, तो वो उसका रीजन है, काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश हो सकती है। तो ये चीज होता है असर्शन और रीजनिंग। तो एक आपका असर्शन गिवन होता है और एक उसका रीजन आपको गिवन होता है, तो वही आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ नंबर n when divided by 15 gives the remainder 2, then the remainder is same when n divided by 5। तो कोई नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है और 2 रिमाइंडर दे रहा है, क्या हो सकता है ऐसा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल 30, 45, 60, 75, इस तरह से मैंने क्या किया 15 का टेबल लिया। अब इसमें मैंने सब में 2 को ऐड कर दिया, क्योंकि 2 हमको रिमाइंडर चाहिए ना, क्योंकि 15 से डिवाइड हो रहा है, 2 मैं ऐड करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, इसलिए मैं 2 सब में ऐड कर रहा हूँ, 2 सब में ऐड कर दिया मैंने, तो कितना हो गया 32 हो गया भाई, ये हो गया 47 हो गया भाई, और ये हो गया 62 हो गया भाई, और ये हो गया 77 हो गया भाई। ठीक है, अब देखो इसको अगर 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 होता है और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। वही बोल रहा है ना, रिमाइंडर इज सेम व्हेन द n डिवाइडेड बाय 5। इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, फिर 2 बच जाएगा, इससे भी 2 बच जाएगा, इससे भी 2 बच जाएगा। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, ट्रू है। इसको देखो रीजन को, √3 n इरेशनल नंबर, हमको पता है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी ट्रू है, सेंटेंस ट्रू है। लेकिन बताओ ये जो सेंटेंस है वो इसका रीजन बता रहा है क्या। अगर 15 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा है, तो उसका रीजन √3 इरेशनल नंबर है क्या, नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। इरेशनल नंबर का होना और
15 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर लेना, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इसका रीजन नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन देखो ए एंड बी आर ट्रू, हाँ जी ट्रू है, दोनों ट्रू है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं है। आर जो है वो ए का रीजन बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो ऑप्शन ए का रॉन्ग हो जाएगा। ए एंड आर बोथ ट्रू, करेक्ट है, दोनों क्या है, ट्रू है। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ठीक है भाई, आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, करेक्ट आंसर। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ए ट्रू है आर फॉल्स है, कट, दोनों तो ट्रू है ना, ए फॉल्स है आर ट्रू है, नहीं दोनों ट्रू है। तो इसमें क्या हुआ, आपका आंसर बी हुआ। तो लगभग सब में आपका इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन अलग अलग होगा, ऑप्शन इस तरह के दिए होंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। असर्शन क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, और रीजन क्या है, √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो इसको देखते हैं पहले एचसीएफ। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन आप कर रहे हो तो भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी बता पाएंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है सॉल्व करके, तभी इसको बता पाएंगे √5 इज द रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप बताएंगे। बात समझ आ रही है ना। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप ये एमसीक्यू वगैरह नहीं कर सकते। तो आपको पूरा चैप्टर तो जैसा आप पढ़ते हैं वैसा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बस आपको एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, आप देखते जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ एमसीक्यू डिस्कस कीजिए, सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आराम से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो 225 इज ग्रेटर देन 135, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही है। 225 डिवाइडेड बाय 135 क्या होगा भाई बता दो, 1 टाइम में हो जाएगा, 135 ये हो गया 0 हो गया, यहाँ से बच गया आपका 9 बच गया भाई। फिर 90 को 135 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 जाएगा 90, यहाँ 5 बच गया 30 में, ये 4 बच गया। फिर डिवाइड करेंगे भाई 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, अब इसको लिखते जाते हैं बार बार, तो 2 जा 90 आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो 45 इज अ एचसीएफ, तो 45 एचसीएफ है, ट्रू है भाई, ये सेंटेंस ट्रू है। √5 इज अ रैशनल नंबर, बताओ √5 रैशनल नंबर होता है क्या, नहीं होता। मैंने कहा था √5, √2, √3, √5, पाई, √7 एक्सेट्रा, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो ऑप्शन, अब ये इसका रीजन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। आप एचसीएफ निकाल रहे हो और इरेशनल बता रहे हो, कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं बता रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं है भाई, एक तो फॉल्स है, तो ये तो कट हो गया ऐसे ही। अगर दोनों ट्रू लिखा रहता, सॉरी ये दोनों ट्रू आया रहता तब ये करेक्ट होता है यहाँ पर, लेकिन एक फॉल्स एक ट्रू है, तब बोथ ए एंड आर आर ट्रू लिखा है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, गलत। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, देखो A ट्रू है और R क्या है, फॉल्स है, मतलब ये सही है। A इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे आपको समझ में असर्शन और रीजनिंग, तब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। बात समझ आ गई, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे 24 क्वेश्चंस हमने आज आपको कराए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जाके एक बार और आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उसके भी आपको क्लियरेशन हो जाएंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इनका फायदा उठाने को मिले, ठीक है, ताकि वहां से भी डाउट्स आएंगे। और डाउट्स याद रखना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी कोर्स की फर्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 10th क्लास के मैथ्स के सारे जो कंप्लीट सिलेबस है वो आप तक पहुँचती रहे। और अपने डाउट्स को आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, उस डाउट्स के सॉल्यूशन के वीडियो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।